स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के बारे में इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है क्या, इसका काम क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और वह किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन या उपस्थान इसको कहते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में वे स्थान हैं जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल इत्यादि किया जाता है। सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में निम्न परिवर्तन या कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। सबसे पहला इसमें है इलेक्ट्रिक सिस्टम में वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सामान्य फ्रीक्वेंसी से किसी अन्य फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करने होते। सभी जानते हैं कि भारत की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ यानी कि 50 साइकिल प्रति सेकंड है। अगर हम उपयोग के अनुसार इसमें किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक उसके लिए सब स्टेशन का निर्माण करना होगा, जिसके द्वारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा या कह सकते हैं कि उसको एडजस्ट किया जा सके। तीसरा है सप्लाई सिस्टम के एसी रूप को डीसी रूप में परिवर्तित करने हेतु, यानी एसी से डीसी या डीसी से एसी के रूप में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अल्टरनेटिंग करंट को सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफार्मर के माध्यम से भेजा जाता है। चूँकि इसमें वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है और करंट को कम रखकर लॉसेस को कम रखने का प्रयास किया जाता है। इसके विपरीत अगर अधिकतम लंबाई के लिए ट्रांसमिशन करना हो तो डीसी ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। हम जानते हैं कि एचवीडीसी जो है वो लॉन्गेस्ट दूरी के लिए, अधिकतम दूरी के लिए एसी की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा विकल्प है। इसलिए हम एसी की अपेक्षा डीसी के रूप में कन्वर्ट करके उसको एचवीडीसी के नाम से ट्रांसमिट करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हमें एसी टू डीसी सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टता नियमन के लिए भी सब स्टेशन की आवश्यकता होती है। वोल्टेज में किसी तरह का परिवर्तन या नियमन करना हो, यानी कि एक रेंज में, निश्चित रेंज में उसे वेरी करना हो तो उसे हम, या वेरी कर रहा हो उसको हमको बैलेंस करना हो तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट व कंट्रोल करने हेतु उसे ऑन ऑफ करने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए भी सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट करना व कंट्रोल करने के लिए भी, सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, यानी कि सब स्टेशनों के प्रकार के बारे में। तो इसको इस तरह से बांटा गया है। पहला है इसमें सर्विस के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, सेवा के आधार पर। पहला है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन वे सब स्टेशन हैं जिनमें ट्रांसफार्मर की सहायता से आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। इस प्रकार के सब स्टेशन को भी निम्नलिखित पार्ट्स में, भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इन सब स्टेशन का कार्य क्या है? जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये वे सब स्टेशन होते हैं जो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज यानी कि 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट को ट्रांसफॉर्म करने हेतु इंस्टॉल यानी कि स्थापित किए जाते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहलाते हैं। दूसरे वे सब स्टेशन हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत जो
सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट इत्यादि को ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जिनका प्रयोग 1.1 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट या 6.6 किलो वोल्ट व 11 किलो वोल्ट को ट्रांसफर करने हेतु स्थापित या इंस्टॉल किए जाते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के अंतर्गत वे सबस्टेशन हैं जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज यानी कि 400 वोल्ट या 230 वोल्ट को ट्रांसफॉर्म करने हेतु स्थापित किए जाते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कहलाते हैं। सर्विस के आधार पर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है स्विचिंग सबस्टेशन, यानी कि वे सबस्टेशन जो लाइन तंत्र के विभिन्न सर्किट्स को ऑन ऑफ करने हेतु स्थापित किए जाते हैं, स्विचिंग सबस्टेशन कहलाते हैं। इन सबस्टेशन में स्विच व सर्किट ब्रेकर की सहायता से विभिन्न फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट्स को ऑन ऑफ किया जाता है, यानी कि उन्हें कंट्रोल किया जाता है। इसी के अंतर्गत अगला क्लासिफिकेशन है, अगला टाइप है कन्वर्टिंग सबस्टेशन, यानी वे सबस्टेशन जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने हेतु स्थापित किए जाते हैं, कन्वर्टिंग सबस्टेशन कहलाते हैं। इन सबस्टेशंस में अल्टरनेटर मशीन व डिवाइसेस द्वारा एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित किया जाता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, डीसी टू एसी भी हो सकता है। मतलब वे सबस्टेशन जो कन्वर्टिंग सबस्टेशन के अंतर्गत आते हैं, वहाँ सप्लाई के नेचर को यानी एसी टू डीसी या डीसी टू एसी में परिवर्तित किया जाता है अगर ज़रूरत हो तो। सामान्यतः ज़रूरत होती है एसी टू डीसी में, लेकिन उस डीसी को इस्तेमाल करने के लिए पुनः उसको एसी में परिवर्तित करना होगा, जिससे हम एसी अप्लायंसेस पर उसको उपयोग कर सकें, उसको उपयोग में ला सकें। अगला टाइप है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सबस्टेशन, यानी कि वे सबस्टेशन जो इलेक्ट्रिक सिस्टम के पावर फैक्टर को सुधारने हेतु इंस्टॉल किए जाते हैं। हम जानते हैं कि लो पावर फैक्टर की वजह से एफिशिएंसी है, दक्षता जो है मशीनों की वो घट जाती है, इसलिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सबस्टेशन भी स्थापित किए जाते हैं, जिनका कार्य होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। इन सबस्टेशन में सिंक्रोनस कंडेंसर इत्यादि की सहायता से सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशन। कुछ इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए सामान्य फ्रीक्वेंसी के अतिरिक्त अन्य फ्रीक्वेंसीज की भी आवश्यकता होती है। वे सबस्टेशन जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने हेतु इंस्टॉल किए जाते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशन कहलाते हैं, यानी कि 50 हर्ट्ज़ के इतर हमें अगर किसी अन्य फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई चाहिए होगी तो उसके लिए एक सबस्टेशन स्थापित करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सके, तो वे सबस्टेशन कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशंस। अगला टाइप है इंडस्ट्रियल सबस्टेशन। जब किसी अकेले कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता को अपने औद्योगिक या व्यावसायिक कार्य हेतु अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है, तो उस कंज्यूमर के लिए स्वतंत्र इलेक्ट्रिक सबस्टेशन इंस्टॉल किए जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल सबस्टेशन कहलाते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, फैक्ट्री विशेष के लिए जब उनका एक पर्सनल एक अलग से इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता की पूर्ति है तो सबस्टेशन स्थापित किया जाता है, तो उसे इंडस्ट्रियल सबस्टेशन कहते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है कंस्ट्रक्शन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन फीचर्स। संरचना के आधार पर इलेक्ट्रिक सबस्टेशन मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है भवन के अंदर स्थित सबस्टेशन, इंडोर टाइप सबस्टेशन जिसे कहते हैं। ये सबस्टेशन सामान्यतः 11/4 किलो वोल्ट के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होते हैं, जिनमें ट्रांसफार्मर चैम्बर व कंट्रोल चैम्बर दोनों ही भवन के अंदर होते हैं। भवन के बाहर स्थित सबस्टेशन भवन के बाहर स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि पोल माउंटेड सबस्टेशन, यानी कि खंभों पर स्थापित सबस्टेशन, जिनकी रेटिंग सामान्यतः 11/4 किलो वोल्ट और पावर रेटिंग 300 kVA तक की कैपेसिटी होती है और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ 2 या 4 पोल संरचना पर, यानी कि 2 पोल या 4 पोल संरचना पर स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। इन सबस्टेशंस में सबस्टेशन के जो उपकरण होते हैं भवन के बाहर
स्विच यार्ड में भूमि पर स्थापित नींव पर स्थापित किए जाते हैं और इनका संचालन व नियंत्रण भवन में स्थित कंट्रोल चैम्बर से किया जाता है। ये सब स्टेशन ट्रांसमिशन अथवा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं। यानी कि संरचना के आधार पर बात करें तो इंडोर और आउटडोर टाइप के मेनली 2 टाइप के सब स्टेशन होते हैं। आइए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर सब स्टेशन, यानी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है तो स्थिति का निर्धारण या वो परिस्थितियाँ जो एक सब स्टेशन के सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं वो क्या है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की स्थिति निर्धारण हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, जहाँ तक संभव हो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्थापित किया जा रहा है उसके लोड सेंटर पर स्थापित हो। दूसरा, उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर आवश्यक मात्रा में भूमि उपलब्ध हो। तीसरा, उपलब्ध भूमि का मूल्य भी स्थिति निर्धारण यानी साइट सिलेक्शन के ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि इंस्टॉलेशन कास्ट अधिक न होने पाए। यथासंभव घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसका निर्माण न हो तथा क्षेत्रीय व स्थानीय नियमों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में बढ़ने वाली लोड की स्थिति में भी यहाँ लोड सेंटर स्थिति बनी रहे, यानी कि इस सेंटर में बना रहे ताकि इसको जब कंज्यूमर के बीच ले जाया जाए तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों की अपेक्षित बचत हो। इसके साथ साथ यातायात की व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें लगने वाले सामानों को आसानी से वहाँ तक पहुँचाया जा सके तथा शहर से उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे और साथ ही साथ वह यातायात व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान इसकी वजह से उत्पन्न न हो। उम्मीद है सब स्टेशन से संबंधित आज के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर बन सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन के ऊपर बन सकते हैं, पोल पर लगने वाले सब स्टेशन 2 पोल 4 पोल संरचना पर कौन सा सब स्टेशन स्थापित किया जाता है उसके आधार पर बन सकते हैं। साइट फॉर सब स्टेशन की जब बात होगी तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में दिए जाते हैं इनके आधार पर बन सकता है। इसके अलावा सब स्टेशन के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जा सकते हैं, जो मेन इसके कार्य हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और सब स्टेशन की उपयोगिता क्या है उसके ऊपर बन सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।